डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हमने कुछ वीडियो बनाए हैं और इस वीडियो को देखने से पहले वो आप ज़रूर देख लें। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इसे पॉज करके पहले उन वीडियोज़ को देखें ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भारत के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट जो अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, इससे हमारे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था उसको एक बहुत ही स्पीड मिली थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडियंस को एकता के सूत्र में बांधने में और ब्रिटिश राज को इंडिया से उखाड़ फेंकने में इस मूवमेंट का एक अहम रोल रहा है। तो हम इस वीडियो में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से पहले कुछ प्रीवियस घटनाक्रम पे नज़र डालते हैं जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से पहले हुए। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा ही है, समझा है कि जो हमारा 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हो गया था, उसके बाद कई पॉलिटिकल लीडर्स ने, जो पॉलिटिकल लीडर का यहाँ पर मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे या जो दूसरे प्रेशर ग्रुप्स के लीडर थे, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि ब्रिटिशर्स से अगर लड़ना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना होगा। 1909 में और 1919 में 2 एक्ट पास हुए थे, अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए थे। उसमें उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश किया था भारत में। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरह की ऐसी संस्था होती थी जो वायसराय को सलाह देने का काम करती थी। जैसे आजकल हमारी विधानसभा होती है या पार्लियामेंट होती है, ये भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, लेकिन वो इतने लार्ज लेवल पे काम नहीं करती थी और इतनी ज़्यादा पावर तो नहीं होती थी मेंबर्स की, और ना ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर उसके मेंबर्स को चुना जाता था, बल्कि कुछ पढ़े लिखे शहरों के लोग ही इन मेंबर्स को इलेक्ट करते थे या पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करके भेज देती थी। और कुछ लीडर्स ने सोचा कि हम क्यों ना इलेक्शन लड़ें, उन असेंबलीज़ में अपने लोगों को भेजें और वहाँ पर बैठ के वो डिसीज़न मेकिंग में अपना रोल प्ले करेंगे और ऐसे कानून बन के आएंगे जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो हमें धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। CR दास और मोतीलाल नेहरू 2 ऐसे लीडर थे जिन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया था 1922 में। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। इससे पहले 1885 में कांग्रेस बनी थी जो आजकल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, और ये उसके बाद बनी स्वराज पार्टी 1922 में। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इस पार्टी के लीडर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो स्वराज पार्टी जो थी, इसका मेन मोटिव था कि आंदोलन की बजाय लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बना जाए, अपने लोगों को जो इंडिया के बारे में बेहतर डिसीज़न लें। क्योंकि इंडिया के लोग आंदोलन क्यों करते थे? इंडिया के लोग आंदोलन इसलिए करते थे कि जो सरकार डिसीज़न लेती थी वो डिसीज़न पब्लिक के वेलफेयर में नहीं होते थे। तो कुछ लीडर्स ने सोचा कि हम क्यों ना वहीं पहुंच जाएं जहां डिसीज़न बनते हैं, ताकि पब्लिक वेलफेयर के काम हम कर सकें और हमें आंदोलन न करना पड़े। लेकिन कुछ लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने स्वराज पार्टी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इनकी थिंकिंग थी कि इंडिया को अगर फ्री कराना है, इंडिया में अगर स्वराज चाहिए या इंडिया में अगर सुधार करना है, अभी तक आज़ादी की बात भारत में नहीं हो रही थी, तो इंडिया को अगर प्रॉब्लम से फ्री करना है या प्रशासन में सुधार करना है तो आंदोलन ही एक रास्ता है। रेडिकल मास एजिटेशन, यानी कि ज़ोरदार आंदोलन होना ज़रूरी है। क्योंकि इन्हें पता था कि असेंबलीज़ में भी ज़्यादा असेंबली की पावर्स नहीं है और वहाँ पर इंडियन मेंबर्स की ज़्यादा सुनी नहीं जाती। लेकिन फिर भी स्वराज पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों शुरू हुआ? तो सिविल डिसओबीडियंस के वैसे तो बहुत से कारण थे, गरीबी, महामारी, बेरोज़गारी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया का, या जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका बुरी तरह से गलत बर्ताव करना पब्लिक के साथ। लेकिन फिर भी 2 मेन कारण थे जो सिविल डिसओबीडियंस के रहे, मूवमेंट के रहे। वो थे, एक तो साइमन कमीशन आया 1927 में बना था यार, 1928 में भारत आया था। ये कमीशन थी, 7 मेंबर्स कमेटी थी
और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ये वर्ल्ड वाइड थी 1929 में। तो पूरे विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद कुछ लंबे समय तक हालात ख़राब रहे और 1929 में आर्थिक मंदी आई पूरे विश्व में, जिसका भारत पे भी असर पड़ा। तो साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं पहले हम। तो सबसे पहले क्या था कि जो इंडियन मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में थे ऑलरेडी, उन्होंने कुछ एक रिपोर्ट तैयार की और जिसे वायसराय को सौंपा। उन्होंने बताया कि जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो 1919 में बना था, भारत में सुधार अधिनियम आया था एक, वो एक्ट में कुछ ड्रॉबैक्स थे जो प्रॉपर प्रशासन के लिए सही नहीं थे और पब्लिक के लिए भी उनमें कुछ खास नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि जो वायसराय थे भारत के, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट सबमिट कराई कि इंडिया में जो असेंबली है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने एक रिपोर्ट दी है कि 1919 के कानून में कुछ खामियां हैं। तो इन खामियों की स्टडी करने के लिए और कुछ नए सुधार करने के लिए एक कमीशन का निर्माण किया गया, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये कमीशन 1927 में अपॉइंट की गई थी ब्रिटेन में, और फिर इसके मेंबर्स को भारत भेजा गया था। वो 1928 तक पहुंचे थे। यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि इसमें एक साल का वक्त नहीं लगा था, बल्कि 1927 के एंड में बनी, 1928 के शुरू में पहुंच गए, लेकिन फिर भी कई मंथ लग जाते थे ब्रिटेन से इंडिया आने में, क्योंकि उस वक्त एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था दुनिया में और लोग समंदर के रास्ते ही ट्रैवल करते थे। और जो शिप होते थे उस वक्त के, वो भी इतने फास्ट मूविंग नहीं होते थे, इतनी आजकल के टेक्नोलॉजी उनमें नहीं थी, तो काफ़ी टाइम लगता था ब्रिटेन से इंडिया तक पहुंचने में। इसलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो अपॉइंटमेंट है कमीशन का, उसका ईयर 1927 है, और उस जो साइमन कमीशन का इंडिया में पहुंचने का टाइम है वो 1928 है। अब साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और सर जॉन साइमन उसके चेयरमैन थे। अब यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों था। जैसे कि भारत में आजकल सरकार कोई आयोग बनाती है या कोई कमीशन बनाती है, तो एक परंपरा रही है कि उसका जो चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है, उसके सर नेम पे जो है कमीशन का जो है नाम पड़ जाता है। तो इसी तरह सर जॉन साइमन का जो सर नेम था साइमन, उसके नाम पे इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। अब साइमन कमीशन जब भारत आती है तो उसका बायकॉट किया जाता है, यानी कि विरोध किया जाता है। इंडियंस इसका विरोध करते हैं क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। इंडियंस कहते हैं कि अगर कोई इंडियन मेंबर है ही नहीं इसमें, तो ये विदेशियों को, ब्रिटेन के लोगों को क्या पता इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इंडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इंडियन मेंबर्स का होना उसमें ज़रूरी है। तो इसलिए इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने साइमन कमीशन का बायकॉट किया और इसका विरोध किया गया, और ये कहा गया कि इस कमीशन में प्रायोरिटी इंडियंस को मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडियन ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इंडिया के लोगों की क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो साइमन कमीशन जो है इंडिया में 1928 में पहुंची और अलग अलग जगह पर डिमॉन्स्ट्रेशन और बैनर्स के जरिए, यानी कि विरोध प्रदर्शन और बैनर लगा के, साइमन गो बैक के बैनर लगा के इसका विरोध किया गया। जैसे कि इस पिक्चर में नीचे दिया गया है, साइमन गो बैक को ब्लैक कलर पे जो है साइमन गो बैक, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, ब्लैक कलर में इस पिक्चर पे जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया है। 1 सेकेंड। अब जो साइमन कमीशन के दौरान एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ये ज़रूरी है नोट करना, कि साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो लाहौर में लाला लाजपत राय एक डेमोन्स्ट्रेशन का, विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, जहाँ पर पुलिस ने इनके प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय जी के सर में लाठी लगने से उनका देहांत हो गया। वो उस प्रोटेस्ट में शहीद हो गए। देश के लिए इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब दूसरा रीज़न क्या था, तो ये सारी घटनाएं थी जिसके कारण इंडियंस जो थे ब्रिटिश के खिलाफ गुस्से में थे। अब दूसरा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, इंडिया में आर्थिक मंदी। अब जब इकोनॉमिक डिप्रेशन होती है, मंदी होती है, तो सरकार के खजानों पे असर पड़ता है, सरकार की इनकम कम हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो सरकार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो प्रेशर है वो जनता पे डाल देती है। और उस वक्त जो भारत सरकार थी, ब्रिटिश जो भारत में राज करते थे, वो तो इंडियंस का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए आए थे।
तो इसलिए इंडियंस पे इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा पड़ने लगा। इससे क्या होता है कि उस वक्त क्या था कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो गुड्स थी उस पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा। जनता पे ज़्यादा टैक्स लगाए गए और महंगाई बढ़ गई, जो प्रोडक्ट थे उनके रेट बढ़ गए, जिसके कारण गरीबी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी क्योंकि हाई टैक्सेस थे और जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, जनता की इनकम बढ़ नहीं रही थी और खर्चे बढ़ गए थे, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा गरीबी उस वक्त हो गई और 1930 तक ये सिचुएशन बहुत ही दयनीय हो गई। अब यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। तो सबसे पहले गांधी जी ने उस वक्त के वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन, ये लॉर्ड इरविन की पिक्चर है, एक साइड में महात्मा गांधी जी हैं, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने एक लिस्ट बना के दी लॉर्ड इरविन को, वायसराय को, और ये कहा उसमें 11 उसमें कुछ बातें थी, 11 सूत्र ये उसे कहा जाता है कि जो इंडियंस की प्रॉब्लम है, कुछ डिमांड्स थी कि इनको सॉल्व किया जाए तुरंत, ताकि इंडिया में जो सिचुएशन है, पब्लिक के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है वो कम हो सके। उसमें जो मेन चीज़ें थी वो थी कि जैसे नमक के ऊपर कानून, जो सॉल्ट है उसको प्राइवेट बनाने की परमिशन देना है, कि नमक पे जो टैक्स है उसको हटाना, और जो एग्रीकल्चर फेलियर जिन एरियाज़ में हुआ है वहाँ के जो किसान हैं उनको टैक्स माफ़ करना। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इनकी उन 11 डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जो है इनका कोई बेसिस ही नहीं है, कि ये निराधार डिमांड्स हैं, कोई बिना सोचे समझे डिमांड कर दी गई है। अब नमक जो है, जैसे कि आजकल हम नमक मार्केट से ख़रीदते हैं और प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं और नमक पे एक रेट लिखा होता है, कीमत होती है, लेकिन सरकार का उस पर कोई खास टैक्स नहीं होता। लेकिन उस वक्त जो था, प्राइवेट नमक को बनाना और बेचना गैर कानूनी था, ओनली सरकार ही नमक को बेचती थी। और अगर जैसे कि जो नमक हमारे, जैसे आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो जो समंदर से दूर है, तो वहाँ तो नमक आप मार्केट से ही लोगे, लेकिन जिन एरियाज़ में नमक समंदर के किनारे पर रहने वाले या राजस्थान में सांबर लेक के आसपास के जो लोग हैं, उनके लिए नमक वहाँ पर इजीली अवेलेबल है, तो उन्हें भी मार्केट से ही वो नमक ख़रीदना पड़ता था। तो जिसके कारण गांधी जी ने डिमांड की, पूरी नहीं हुई, और गांधी जी ने क्या किया कि नमक को ही एक सिंबल बनाया, जो स्ट्रगल थी, फ्रीडम स्ट्रगल उसमें, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो नमक है वो सब यूज़ करते हैं, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी कल्चर का है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, लेकिन सभी नमक ज़रूर यूज़ करते हैं। तो नमक एक बॉन्ड है जो पूरे इंडियंस को जोड़ता है। तो इन्होंने नेशन को यूनाइट करने के लिए नमक का सिंबल का सहारा लिया और पब्लिक से आह्वान किया कि वो नमक के ऊपर, जो डेली लाइफ की यूज़ की चीज़ है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, और लोगों से भी आह्वान किया कि वो इस पे लगने वाला टैक्स पे ना करें और अपना नमक खुद बनाएं। तो इसके लिए गांधी जी ने डांडी मार्च को ऑर्गेनाइज़ किया। साबरमती आश्रम से वो डांडी बीच तक गए पैदल, ये रूट यहाँ पर इस मैप में दिया गया है। ये जो है वो साबरमती आश्रम जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे, और वहाँ से होते हुए इन्होंने 400 किलोमीटर का सफ़र 24 दिन में पूरा किया। सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस डांडी मार्च का मजाक उड़ाया, उन्होंने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे सफ़र में लोग इनके साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी गए, ये हर रोज़ एक सफ़र, निर्धारित सफ़र तय करते थे और ये पैदल ही चले। इसमें बड़ी ख़ास बात है, देखो, ये किसी व्हीकल पे नहीं गए 400 किलोमीटर, बल्कि पैदल गए और 24 दिन में ये पैदल वहाँ पहुँचे। पूरा दिन ये चलते थे और रास्ते में जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ के लोग इनकी पूरी केयर करते थे और इनके साथ और ज़्यादा लोग जुड़ते जाते थे। और 24 दिन बाद जब ये डांडी पहुँचे तो इनके साथ बहुत ज़्यादा पब्लिक इनके साथ थी, क्योंकि नमक जो था वो सबके लिए एक कॉमन इशू था, सभी को प्रॉब्लम थी नमक की बढ़ती हुई कीमतों से। तो डांडी मार्च जो है ये एट द एंड कामयाब रही और अंग्रेज़ सरकार ने इसे अब सीरियस लेना शुरू कर दिया और गांधी जी ने फिर जो है वहाँ पे बीच पे जाके अपना नमक खुद बनाया। और उस वक्त जैसे कि मैंने पहले बताया कि नमक को प्राइवेट बनाना गैर कानूनी था, तो गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया और पब्लिक से भी आह्वान किया कि वो या तो नमक कानून तोड़ें या दूसरे जो कानून है उन्हें तोड़ें। क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या, अब यहाँ पर मैंने अब तक आपको नहीं बताया था, ये इसीलिए कि इस स्लाइड में आपको बताऊँगा। तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या है? सिविल का मतलब होता है नॉट आर्मड, बिना हथियारों के, यानी कि नॉन वायलेंट तरीके से। और डिसओबीडियंस का मतलब होता है कहना ना मानना। और हम सरकार का कहना कैसे मानते हैं?
हम सरकार का कहना दो तरह से मानते हैं, एक तो सरकार के रूल्स को फॉलो करके, दूसरा सरकार के लगाए हुए टैक्सेस को पे करके। और यहाँ पर डिसओबीडेंस करनी थी तो मतलब कि ना तो कोई रूल फॉलो करना था सरकार का बनाया हुआ, ना ही कोई टैक्स पे करना था, जिससे अंग्रेज़ सरकार जो है वो पूरी हिल जाती और हिल भी गई। सरकार प्रॉपर काम नहीं कर पाई। गांधी जी का मानना था कि अगर सरकार प्रॉपर रूल नहीं कर पाएगी, प्रॉपर वो शासन नहीं कर पाएंगे देश पे, टैक्स नहीं आएंगे, उनके रूल लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा और वो भारत को गुलाम बना के लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। अब सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट से क्या हुआ कि पहले तो भारत सरकार ने, जो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसे लाइटली लिया, लेकिन बाद में जब ये मास एजिटेशन हो गया और पूरे भारत में फैल गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया। गांधी जी को भी इसमें अरेस्ट किया गया, जैसे कि ये जेल में थे गांधी जी, ये वहाँ की पिक्चर दिखाई गई है, और टोटल 60,000 इंडियंस को अरेस्ट कर लिया गया। अब सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो है उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर और भी फैक्ट है कि गांधी इरविन पैक्ट, तो जो उस वक्त के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, जिन्होंने पहले गांधी जी की जो 11 डिमांड्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया था, अब वो गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी को एक लेटर भेजते हैं एक पर्सन के थ्रू, और कहते हैं कि वो अपना सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टॉप कर दें, उसके बदले में वो सभी प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। और एक चीज़ और कहेगी कि गांधी जी को कहा कि हम ब्रिटेन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उससे पहले भी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें गांधी जी को इनवाइट किया गया था, लेकिन गांधी जी उसमें नहीं गए थे, वो मूवमेंट पर उन्होंने जोर दिया था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी को फिर से इनवाइट किया गया, यानी कि ये ब्रिटेन में एक जो मंत्री थे पार्लियामेंट के, उनके साथ एक मीटिंग थी गांधी जी की और दूसरे लीडर्स की, सीनियर लीडर्स की भारत के, कि जो भी प्रॉब्लम है हम बैठ के सॉल्व कर लेंगे। तो उसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। और गांधी जी ने अब क्या किया कि सोचा कि चलो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम नहीं गए थे, तो एक प्रिजनर्स को उसमें छोड़ने की जो शर्त थी, 60,000 लोगों को रिलीज़ किया जाना था, इसलिए गांधी जी ने सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को थोड़े टाइम के लिए, यानी कि एक परमानेंट तो नहीं कह सकते, स्टॉप कर दिया गया, प्रॉपर स्टॉप नहीं किया, बस कि थोड़े दिनों के लिए से पॉज कर दिया है गांधी जी ने, और वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने चले गए। और इस समझौते को ही, कि वो एक तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मान गए और दूसरा ये सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो है स्टॉप कर दिया, इसी को गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। और ये वो पिक्चर है जहाँ पर गांधी जी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने गए हुए हैं, ये वहाँ की पिक्चर है। वहाँ पर जो भी डिस्कशन हुआ उससे गांधी जी सेटिस्फाई नहीं थे, गांधी जी की जो डिमांड्स थी उनको मानने से इनकार कर दिया गया, और जो गांधी जी थे वो वहाँ से वापस आ गए जब उनकी डिमांड्स को नहीं माना गया। और गांधी जी ने आने के बाद फिर से सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हुई कि गांधी जी ने 1922 में भी एक मूवमेंट जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको अचानक से ही स्टॉप कर दिया था। और अब फिर गांधी जी ने जो है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को स्टॉप किया, तो बहुत से लीडर इसका विरोध कर रहे थे कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे और गांधी जी को नहीं जाना चाहिए, मूवमेंट को स्टॉप नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने ये सोच के कि जो लोग जेलों में पड़े हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, ये सोच के उन्होंने इस मूवमेंट को स्टॉप किया था। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आते हैं ब्रिटेन से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सक्सेसफुल ना होने के कारण, तो जो वो फिर से मूवमेंट को शुरू कर देते हैं। लेकिन अब तक जो आंदोलन था, क्योंकि आने जाने में बहुत महीनों का टाइम लगता था और वहाँ भी गांधी जी रहे, तो बीच में काफ़ी गैप पड़ गया, कई मंथ का गैप पड़ गया, तो आंदोलन जो था इस वक्त तक अपना मोमेंटम खो चुका था और अब आंदोलन में वो उतनी पावर नहीं रही थी जितनी पहले थी। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये आंदोलन कामयाब नहीं रहा, बल्कि इस आंदोलन का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो योगदान है वो रहा है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको एक बार पूरी तरह से जो झुकने पे मजबूर कर दिया था इस आंदोलन में लोगों ने। बहुत से लोगों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी कुर्बानियाँ दी, भारत के लिए शहीद हुए भारत को फ्री कराने में। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ चुकी थी कि अब भारत जैसे देश को, जिसके लोग अब जाग चुके हैं, एक इतनी बड़ी कंट्री को अब कंट्रोल में करना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से बहुत से सुधार उसके बाद किए गए। भारत में अब उतना टॉर्चर लोगों पे नहीं किया जाने लगा जितना पहले होता था, तो फिर भी बहुत से सुधार हुए इसके बाद।
तो ये इस मास एजिटेशन के बाद ही पॉसिबल हुए, ठीक है। और इसके बाद भी एक आंदोलन और हुआ, और उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि उसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में शुरू हुआ था। और 1945 में जब ब्रिटेन की सरकार ने भारत से प्रॉमिस कर दिया कि वो इंडिया को 1-2 साल में फ्री कर देंगे, तो वो मूवमेंट उस वक्त ख़त्म हो गया था। और इस तरह से गांधी जी की लीडरशिप में 3 बड़े मूवमेंट हुए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। और इन तीनों का ही असर था कि 1947 में इंडिया को फ्री कर दिया गया। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में इन मूवमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए भी। और इस वीडियो को आपने, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो फिर से देख सकते हैं, और अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।